नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी पेडागोजी सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जो पेपर आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक बहुभाषी कक्षा वह है जहाँ ए ऑप्शन है शिक्षार्थी प्रथम भाषा के वैविध्य रूप बोलते हैं, बी ऑप्शन है शिक्षक शिक्षार्थियों की भाषा जानते हैं, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनेक भाषाओं में पढ़ाया जाता है, डी ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी 2 भाषाओं से अधिक भाषाएं जानता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थी प्रथम भाषा के वैविध्य रूप बोलते हैं। यानी प्रथम भाषा उनकी कौन सी होती है? उनकी मातृभाषा होती है और वो अपनी मातृभाषा के वैविध्य रूप प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षार्थी व्याकरणिक अवधारणाओं को धीरे धीरे बार बार सीख रहे हैं, एक बार में सभी व्याकरणिक नियमों में निपुणता प्राप्त करने की कोशिश के बजाय समय के साथ अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा सीखना है परिस्थिति परक सीखना या सर्पिल सीखना या संरचनात्मक सीखना या स्थानिक सीखना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि सर्पिल या स्पाइरल सीखना। जब हम किसी अवधारणा को धीरे धीरे या बार बार सीखते हैं तो आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। इसी को आप क्या कहते हैं? सर्पिल या स्पाइरल सीखना। यानी कि जब कोई चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप थोड़ा गैप लेके उस चीज़ को दोबारा समझते हैं, या समझ में आ भी जाती है तो आप उसको याद रखने के लिए या उस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा बनाए रखने के लिए या बार बार प्रयोग लाने के लिए आप क्या करते हैं? उसी चीज़ को दोबारा करते हैं, है ना। तो जब आप उस चीज़ को दोबारा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऐसा ग्राफ बनता है जिसे आप सर्पिल या स्पाइरल करना कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, पाठ्य वस्तु को समझने और उसमें से सूचनाएं निकालने, साथ ही साथ पाठ्य वस्तु का निर्वचन करने संबंधी शिक्षार्थियों की दक्षता है। ए ऑप्शन है पठन प्रवाह, बी ऑप्शन है डिकोडिंग, सी ऑप्शन है श्रुतिलेख, डी ऑप्शन है पठन अवबोधन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पठन अवबोधन। यानी जिस चीज़ को आप समझ के पढ़ रहे हैं या उसमें से कुछ सूचनाएं निकालने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उसका गहन पठन करेंगे, जिसे आप पठन अवबोधन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वह वाक विकार जिसमें एक ही शब्द को बार बार बोलने के कारण बोलने का प्रवाह बाधित होता है, वह है स्वनिम, रूपिम, डिसलेक्सिया, हकलाना। तो जब आप एक शब्द को बार बार बोलने के कारण आपका प्रवाह बाधित होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका हकलाना कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, यह जागरूकता कि शब्द व्यक्ति ध्वनियों से मिलकर बना है और जिसे व्यक्तिक ध्वनियों या स्वनिम स्तर तक तोड़ा जा सकता है, वह है ए ऑप्शन अक्षर जागरूकता, बी ऑप्शन है शब्द जागरूकता, सी है आपका स्वनिम जागरूकता, डी है वाक्य जागरूकता। तो जब आप मतलब जो वाक्य होता है वो कैसे बनता है? शब्दों से मिलकर बना होता है। जो आपका वाक्य होता है वो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और शब्द जागरूकता, शब्द जो होता है वो भी अक्षर से बना होता है और जो अक्षर होता है वो ध्वनियों से मिलकर बना होता है। तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं? स्वनिम जागरूकता। यानी आप वाक्य को किस में तोड़ सकते हैं? शब्दों में। शब्द को किस में तोड़ सकते हैं? अक्षर में। और अक्षर को भी आप किस में तोड़ सकते हैं? ध्वनि में। और ध्वनि को भी आप किस में तोड़ सकते हैं? स्वनिम में, है ना। तो जो आपका स्वनिम होता है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी स्तर तक ध्वनियों को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गहन पठन के साथ जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा गहन पठन के साथ जुड़ा हुआ है? ए ऑप्शन है अपने आनंद के लिए धारा प्रवाह पढ़ने हेतु शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु उनकी मदद करना, बी ऑप्शन यह पूरक पठन है जो लिखित सामग्री की डिकोडिंग के साथ संबंधित है, सी ऑप्शन है पठन का उद्देश्य पढ़ी गई पाठ्यवस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना है, शिक्षार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए वे स्वतंत्र है। तो जो आपका छठवां प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी
पठन का उद्देश्य क्या है? पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना। यानी गहन पठन यही होता है कि जब आपको शब्दों का ज्ञान होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? गहन पठन कहलाएगा। ठीक है, तो 7वां प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी पद्धति यह विश्वास रखती है कि वाक्य रूप विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति, बी ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद पद्धति, सी ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, डी ऑप्शन है रचनावादी उपागम। तो यहाँ जो 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संरचनात्मक उपागम। यानी जो वाक्य रूप से ज़्यादा मतलब वाक्य रूप विषय वस्तु से ज़्यादा महत्व रखती है। इसमें वाक्य रूप यानी कि वाक्यों का क्या संरचना है क्या नहीं, इसीलिए मतलब वाक्यों की संरचना होती है तभी। देखिए जैसे कोई भी जो सेंटेंस होता है अगर वो अपने क्रम में ना लिखा हो, वो अपनी संरचना में ना हो, तो उस चीज़ को आप मतलब समझ नहीं पाएंगे और ना ही उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे, है ना। जैसे एक वाक्य लिखा होता है और उसके अक्षर जो है आप जो है उसके शब्द उलट पलट के लिख दें तो क्या वो सही अर्थ दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी संरचना में नहीं है। जब वो चीज़ अपनी संरचना में होगी तभी आप उसकी विषय वस्तु को समझ पाएंगे। यानी कि वाक्य रूप विषय वस्तु से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी संरचनात्मक उपागम। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन है आपका उपचारात्मक शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर आपका कारण दे रखा है, ठीक से ना सीखे गए भाषा मदों को फिर से पढ़ाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। ये तो ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। यानी ए ऑप्शन, ए कथन भी सही है आपका, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और होता क्या है उपचारात्मक शिक्षण में कि जो चीज़ें हमको ठीक से नहीं समझ में आई होती हैं उसी को आप फिर से उसको समझाते हैं और उसको फिर से पढ़ाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी ऑप्शन है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं आपकी। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण एक शिक्षण अधिगम का अभिन्न हिस्सा भी है और इसको उपचारात्मक इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमें भाषा में नहीं आती उस चीज़ को ठीक से आपको दोबारा बताया जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है? उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपका, पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखकों द्वारा लेखन के अन्य रूप शामिल होते हैं। इसमें हमें इस तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रामाणिक और सहज भाषा में होती हैं। बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं। सी ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखी जाती हैं और डी ऑप्शन है सरल भाषा में होती हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है कि प्रामाणिक और सहज भाषा में होती हैं। पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ, नाटक और कविताएं वगैरह ये सब लेखकों द्वारा लेखन के अन्य रूप शामिल होते हैं। तो इसमें मतलब इनकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये प्रामाणिक होते हैं और कैसे होते हैं? सरल या सहज भाषा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है, लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कौन सा तरीका मदद करता है? ए ऑप्शन है कक्ष में वस्तु का नाम लिखना और उन वस्तुओं पर लगा देना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपनी कक्ष की वस्तुओं के नाम बताएं। सी ऑप्शन है फिल्म दिखाना जिसमें पाठ्य वस्तु नीचे लिखी हो। डी ऑप्शन है प्रत्येक कक्षा में प्रिंटर उपलब्ध कराना। तो जो आपका 10वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि लिखित और समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कक्ष में वस्तु का नाम लिखना और उन वस्तुओं पर लगा देना। ठीक है, जब आप किसी छोटी क्लास में जाते हो तो वहाँ पर देखा होगा आप मतलब बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं या कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि डायग्राम बना होता है, फिर उसके बाद में नेम प्लेट लगा होता है उनका, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होते हैं, एक लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण हो जाता है। इससे बच्चों को अच्छा भी लगता है और
वो इस तरह की चीज़ों को सीखने में क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका 11वां प्रश्न है, कक्षा 3 की शिक्षिका अंशु अपनी भाषा कक्षा में देखो और बताओ गतिविधि के लिए कुछ वस्तुएं लाती है। भाषा शिक्षण अधिगम में यह वस्तुएं किस नाम से जानी जाती हैं? ए ऑप्शन है देखो और बताओ सामग्री, बी ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं, सी ऑप्शन है भाषा सामग्री, डी ऑप्शन है स्मृति सहायक। तो यहाँ पर जो आपका 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि वास्तविक वस्तुएं, क्योंकि देखो और बताओ के लिए जो वस्तुएं वो लाती है तो वास्तव में लाती है ना, कोई सोशल मीडिया का प्रयोग तो कर नहीं रही। मतलब यहाँ पर बताया गया आपको वो वस्तुएं लेकर आती है तो यानी वास्तविक वस्तुएं लेकर आई होंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, वास्तविक वस्तुएं कहा जाएगा। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न आपका, यहाँ है 12वां प्रश्न है, एक शिक्षक को शुरुआती चरणों में चित्रात्मक पुस्तकों के पठन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ए ऑप्शन है चित्रों को देखने में आनंद आता है, बी ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को उस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है, सी ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को चित्र को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विभिन्न रंगों से परिचित कराता है। तो जो आपका 12वां प्रश्न है उसका राइट आंसर है यह विद्यार्थियों को चित्र को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो एक शिक्षक क्या करते हैं, शुरुआती चरणों में चित्रात्मक पुस्तकों के पठन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उनको ध्यान देना चाहिए, ऐसा सजेशन है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वो चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप देखते होंगे कि जो छोटी क्लासेस होती हैं अब भी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, लिखा बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे जो है क्योंकि उनको पढ़ना ज़्यादा नहीं आता होता है तो शब्दों का या अक्षरों का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन वो चित्र को देखकर समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ का चित्र है, तो उसी चीज़ को वो वर्बली बोलते हैं, है ना, मुँह से बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो है एक तो वोकैब सही होती है, शब्द उन पहचानने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ है, शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों में वृद्धि होती है और विश्लेषण भी करते हैं। जैसे उन्होंने बिल्ली का चित्र देखा तो वो बिल्ली भी बोलेंगे और ये भी समझेंगे कि हाँ बिल्ली के 4 पैर होते हैं, दो उनकी आंखें होती हैं, कान होते हैं, ये सारी चीज़ें वो देखकर पहचानने लगते हैं। ठीक है, उनका विश्लेषण करते हैं कि उस चीज़ में उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। तो इस चीज़ पर इसलिए ध्यान देना चाहिए, ये एक ब्रॉड थिंकिंग का निर्माण करता है। तो 12वें का जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। 13वां प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षिका बच्चे के काम को एक फोल्डर में डालती है जैसे लेखन के नमूने, चित्र, कहानियाँ आदि और उन्हें आकलन के लिए इस्तेमाल करती है। यह है ए ऑप्शन है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बी ऑप्शन है पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन है अवलोकन परक उपकरण, डी ऑप्शन है पाठचर्या की मैपिंग यानी मानचित्रण। तो जो आपका 13वां प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो होता है ये एक डॉक्यूमेंट्री होती है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे बच्चे से संबंधित सारी चीज़ें डाली जाती हैं, मतलब रखी जाती हैं, जो भी बच्चे के रिकॉर्ड्स होते हैं और नमूने, चित्र लेखन वगैरह, कहानियाँ वगैरह, उसे और आकलन के लिए उसके इस्तेमाल करा जाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा अभ्यास भाषा शिक्षक द्वारा सबसे अधिक सराहनीय है? ए ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी स्वीकृत और अहम अनुभूति करें, चाहे वे किसी भी भाषिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आएं। बी ऑप्शन है वे शिक्षार्थी जो अंग्रेजी भाषा को आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हैं, उन्हें कक्षा में रोल मॉडल की तरह देखा जाए। सी ऑप्शन है विद्यालय में अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करने के लिए कुछ कठोर नियम बताना। डी ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि विशेष रूप से वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को भाषा कक्षा में कठोर कार्य करता है। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए कि यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी स्वीकृत और अहम अनुभूति करें, चाहे वे किसी भी भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हों। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वगामी उपागम पर आधारित है? ए ऑप्शन है कविता कहानी से भाषा सीखना शुरू करना और फिर अक्षर पर आना। बी ऑप्शन है ध्वनि शब्द पद उपवाक्य आदि की तरफ जाते हुए संदेशों को डिकोड करना। सी ऑप्शन है भाषा का अर्थ समझने के लिए शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। डी ऑप्शन है शिक्षक समग्र भाषा उपागम पर ध्यान देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ध्वनि से शब्द पर आना, फिर पद पर आना, फिर उपवाक्य की तरफ जाते हुए संदेशों को डिकोड करना। ठीक है, इसमें एक क्रम बताया गया ऊर्ध्वगामी क्रम में कौन सा सही है और कौन सा आधारित है, कौन सा उपागम। तो यहाँ पर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता है कि ध्वनि होती है, फिर उससे ध्वनि से क्या बनता है, शब्द बनता है, फिर शब्दों से एक पद बनता है, फिर पदों को मिला करके एक उपवाक्य बनता है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक आपको मैसेज मिलता है लास्ट में, अंत में, मतलब जो भी आपका उस वाक्य का संदेश होता है वो आपको देना रहता है। जैसे कुछ भी हम लिखते हैं तो उसका एक मैसेज होता है ना, हम इसीलिए लिखते हैं कि ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमको लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेशन था, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।